की घनी संस्कृति हमारी पहचान है और जब भी हम कभी विश्व पटल पर बात करते हैं तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी आर्ट, अपनी क्राफ्ट की बात करते हैं। फिल्म का एक डायलॉग अगर सब लोगों को याद हो, जब हीरो कहता है कि मेरे पास माँ है। मेरी धरोहर हमारे ये बुजुर्ग हैं जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारी संचित पूंजी हैं। समय समय पर मैं कभी कहा करता था कि ही इज माई ब्लेसिंग बैंक, तो सामने वाला समझा कि डॉक्टर साहब ने कहीं डॉक्टरी छोड़ के बैंकिंग का बिजनेस तो नहीं शुरू कर लिया है। वी हैव बीन एबल टू क्रिएट आवर ब्लेसिंग बैंक्स। ये देश का सौभाग्य है कि आज जिस भारत की और पूरा विश्व लालायित नजरों से देख रहा है, कल्चरल लीगेसी की तरफ देख रहा है, विश्व गुरु बनकर स्वीकार्यता की ओर हम अंतिम क्षणों में हैं। आज उसके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व हमारे हाथ में है और बात आती है कि अपने संस्कृति के संरक्षण, पोषण और संवहन की, इस संस्कृति को विश्व के कोने में पहुंचाएं। ये बात आज यूरोप के लोगों को कहीं ना कहीं उनके दिल के तार को छू देती है कि आखिरकार 3-3 पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां एक रसोई के अंदर कैसे बनाती हैं, कैसे एक छत के नीचे रहते हैं और इसकी तरफ वो लालायित हैं। आज विश्व का पूरा युवतम देश होते हैं, 65% आबादी हमारी युवा है। हमारे पास समय सीमित है। यह समय अगर इसी कैलकुलेशन से निकलें तो 2040 तक का समय हमारे पास है। उसके बाद हम भी शायद उसी दिशा के अंदर चले जाएंगे जहां यूरोप आज है। मंच पर उपस्थिति हिज एक्सेलेंसी गोवर्धन जी, एक्सेलेंसी वीडी देवी जी, गिरीश गुप्ता जी, योगेंद्र नारायण जी, अजय देवी जी, मेरे सामने बैठे सभी विद्वजन, मातृशक्ति, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं भी उसी आयु की तरफ 58 वर्ष का हो गया हूं। 2 साल बाद शायद रिटायर हो जाऊंगा। बिजनेस संस्थान से तो जिस दिन मंत्री बना उस दिन कैलाश अस्पताल की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया। अब ये सिलसिला शुरू हो गया है, ना जाने कब कब। और कहते हैं कि भगवान हर गरीब को अमीर बना दे, किसी अमीर को गरीब ना बनाए। मंत्री पद से हटो तो बड़ा कष्ट होता है और जब घर की बागडोर हमारे हाथ में थी, जब उस रथ को दिशा देने वाले हम थे और उस रथ में पीछे बैठना पड़े, कष्टदायक भी होता है। लेकिन ये भारत की संस्कृति है कि हर भारत का बुजुर्ग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी जमा पूंजी को संचित कर, दिल में इच्छा होती है कि इस बेटे के लिए, इस पोते के लिए घर छोड़ जाऊं, एक गाड़ी छोड़ जाऊं, बैंक में कुछ बैलेंस भी छोड़ जाऊं और उसके बाद जिन की बात अभी गिरीश गुप्ता जी ने करी कि ये सब कुछ अपेक्षित है। बड़ा अच्छा एक कवि ने कहा है कुछ पंक्तियों के लिए, क्या वो अपने आप को तैयार करें, एम्पैथाइज करें। मुझे जीवन में अगर पूछा जाए तो मुझे एक शब्द अपने जीवन में मिला जो मुझे हर समय प्रेरणा देता है, सब कुछ स्वीकार, सिर्फ एक शब्द, एम्पैथाइजिंग। कि अगर हर बहू ये समझ ले कि मुझे भी सास बनना है, हर माँ ये समझ ले कि ये बेटी मैं भी थी कभी, और हर बेटा ये समझ ले कि मुझे भी बाप और दादा बनना है, मैं समझता हूं हर समस्या का समाधान है इसमें। सिर्फ हम सोच लें, इसकी कल्पना कर लें सही समय पर, तो किसी भी समस्या का समाधान है। मैं आपसे 10 रुपए मांगू, आप मुझे ना दे, मैं नाराज हो जाऊं। लेकिन अगर मैं ये कल्पना कर लूं कि मैं इनकी जगह होता और 10 रुपए मांगता और मैं ना दे पाता या ना देता तो कैसा होता, तो हर समस्या का समाधान है। मनुष्य को ईश्वर ने प्रकृति की सबसे बड़ी सुंदर कृति बनाया, जलचर बनाए, थलचर बनाए, ये सोचकर कि ये तो मेरी सबसे सुंदर कृति है। लेकिन यह मनुष्य अपने रास्ते से भटका। कन्या भ्रूण हत्या का फैसले में एक माँ होती है, एक बेटा होता है, एक दादी होती है, एक दादा होता है, एक डॉक्टर भी होता है। कहीं ना कहीं कोई सोच सकता है, जब ईश्वर ने मानव को क्रिएट किया तो क्या वो सोच सकता था कि एक
कन्या भ्रूण हत्या में इतने लोग कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। इस कल्पना को सोचकर हम अपने आप को तैयार करें आने वाली स्थिति के लिए। यह हमारी कमजोरी है, और खासतौर पर भारत देश की। बीमा में हम विश्वास नहीं रखते। मैं बुजुर्गों को सबको कहता हूं कि जीते जी कहना ये प्रॉपर्टी मेरी है, जिस दिन मेरे प्राण पखेरु हो जाए तेरी है। लेकिन 90% माता पिता पुत्र मोह पितृ मोह किसी ना किसी कारण से जीते जी अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं। चलो इससे तुम व्यवसाय में लगा दो, व्यवसाय में बेटा हर घाटा खा जाता है, या बहू घर में आ गई या बहू बेटा घर में ऐसा आ गया, कष्ट की शुरुआत हो जाती है। अब सवाल है कि ये कष्टों की शुरुआत नहीं, ये हमारे भारत की संस्कृति जो वास्तव में हमारी सुखों का कारण है, वो दुख का कारण भी है। जिन सुखों की हम कल्पना कर कर उस बेटे को पालते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं कि ये बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मंत्री बनेगा, सोनल मानसिंह बनेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा, उस स्वार्थ के अंदर करते चले जाते हैं अपनी। मुझे ध्यान है कि मेरे उतारे हुए कपड़े पिताजी पहनते थे। हाँ, लेकिन मेरी भी उनसे अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि पिताजी एक लाल जूता ले आना, एक काला जूता ले आना। मैंने पहन के ठीक हो गया तो ठीक है, पसंद नहीं आया तो कहते कोई बात नहीं। ये अच्छी बात थी कि दोनों का साइज एक ही था, तो वो पहन लिया करते थे। खर्च कम करने की उन्होंने सीख दी कि बोले तुम कितना कमाते हो? मैंने कहा जी इतना। तो मैं तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ, कि जो तुम खर्च करते हो उसको मैं बचत कर लेता हूँ, उससे मैं आधे पैसे में खरीद लाता हूँ, चौथाई पैसे में खरीद लाता हूँ। अब अगर ये कल्पना कर लें कि हमें भी उसी स्थिति के अंदर आना है, और ये कल्पना कर लें कि हमें आने वाले अपने आप को तैयार करना है उस सो कॉल्ड बुढ़ापे के लिए। ईश्वर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बेईमान, वो अपनी चाबी किसी को नहीं देता। अगर वो ये निश्चित कर दे कि महेश शर्मा की उम्र 50 साल है, 40 साल है, 20 साल है, वो मछली की तरह से लटका के रखता है। वो नहीं कहता कि 20 है 80 है। अगर कह दे 50 साल है तो कह देंगे 50 तो पूरे तुम कुछ करोगे नहीं मेरा, और 51वां तुम मुझे दोगे नहीं। तो 50 साल तक वो इतना अनर्थ करेगा उस ईश्वर के साथ भी, इसलिए उसने उसको टंगा के रख दिया। करवाते 10 साल के बेटे को जब कैंसर होता है किसी को, तो उसकी कष्ट और पीड़ा की सोच लीजिएगा कितना बड़ा। कवि की पंक्तियां हैं बुढ़ापे के लिए कि क्यों न जीते जी उससे नाता जोड़ें, आखिरी ख्वाब से पहले उसकी भाषा सीखें, बुढ़ापा तो आएगा। मित्र बनाएं उसे भी जीवन की तरह, अब उसका चेहरा इतना अनजान नहीं लगेगा, उसका आना इतना बेगाना नहीं लगेगा। काश ये सोच सबकी हो, बुढ़ापा बोझ नहीं लगेगा। लेकिन सोच रख लें कि यह होगा। यजुर्वेद ने कहा है कि यदा पिपोषम मातरम पुत्रम प्रबुदितो ध्यानम इतदिगे अनिर्णम भवाम्य हतो पित्रो नमम। जिन माता पिता ने अपने अथक प्रयत्नों से पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, अब मेरे बड़े होने पर वे अशक्त हो गए हैं। वे जनक जननी किस प्रकार से पीड़ित ना हो, इस हेतु मैं सेवा सत्कार कर अपने पितृ मातृ ऋण की भार मुक्ति के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूं। ये भाव जिस दिन हम जागृत कर पाएंगे, जिस सोच के साथ हम कहते हैं कि बार बार मनुष्य की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाता है। 15 साल के बेटे का दुख होने मृत्यु के बाद भूलने में उसको 15 दिन 15 महीने लगते हैं, लेकिन 50 साल पहले किसी दी हुई गाली को नहीं भूलता हो, किसी किए हुए अपमान को नहीं भूलता हो। और इसलिए ईश्वर ने बड़े कुछ विधाएं रची हैं। जब जब उम्र के साथ आंखों की दृष्टि छीन लेता है, कान का सुनना कम कर देता है, इस भाव से कि ये वृद्ध भी अपने आप को तैयार कर पाए और लगे कि अगर बहू घर में गाली दे रही हो तो ऐसा लगे कि गीता का पाठ हो रहा है। कान की श्रवण शक्ति धीरे धीरे छीन लेता है। वो सेलेक्टिव सुनने की बात नहीं कर रहे कि जब बुजुर्ग से कहा जाए तो हंसी मजाक भी उड़ते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ हूं, इस पेशे से मैं जुड़ा हुआ हूं बुजुर्गों की सेवा में। एक अस्पताल के अंदर मैंने कभी एकाध किसी से कहा कि हम नर्स रख दें,
99% लोगों ने अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान। उसने कहा, क्या हम इस दुनिया में नहीं है क्या? हम नर्स नहीं रखकर अपने माता पिता की पूरी इच्छा शक्ति के अनुसार। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इस भारत भूमि खास तौर पर आज भी ऐसे परिवारजन हैं, आज भी ऐसे बेटे हैं, आज भी ऐसे बहुएं हैं जो अपने परिजनों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। हमारी इस पूंजी को, इस धरोहर को हम संभाल कर रखें। सरकार के भरोसे नहीं, सामाजिक संस्थानों के भरोसे। हरिकृष्ण गुप्ता जी की जिस सोच ने आज इस रेस्पेक्ट एज को एक दिशा दी है, एक पहचान दी कि आखिरकार ये रेस्पेक्ट एज का जो सोच उस वक्त उनके दिमाग में आई होगी, आज इसको एक आंदोलन बनाने की जरूरत है। अपने ब्लेसिंग बैंक की तरह से हमें भी अपने आप को उस बूढ़े बैल की तरह से तैयार करना होगा। अपने आप को थिंक टैंक के रूप में, आपके अनुभवों के रूप में। मैं बताना चाहता हूं कि हम सब लोग, एक वरिष्ठ डॉक्टर हमारे साथ एक ऑपरेशन थिएटर में थे। एक घटना हुई, जब वो हार्ट की सर्जरी कर रहे थे तो उससे एक छोटी सी नस कट गई। तो हमारे जैसे अगर युवा होते तो वो शोर मचाना शुरू कर देते, क्या हो गया, वो लाओ, ये लाओ। आप समझिए उसके अनुभव ने 30 सेकंड लगे उसको ये उनके चेहरे के खाली भाव दे, उनके सामने की नर्स समझ गई कि कुछ हो गया है, क्या करना है वह भी हो गया। 3 मिनट थे उस डॉक्टर के पास उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन अनुभव था 30 साल का। यह अनुभव हमें बहुत सारी जगह बचाता है। यह अनुभव हमारी पूंजी है। इस अनुभव को हम किस तरह से एक थिंक टैंक के रूप में उपयोगी बना सकें, अपने आप को इस हीन भावना के साथ नहीं कि अब तो मैं बेकार हो चुका हूं, आप इस भाव के साथ कि मैंने इस समाज को बहुत कुछ दिया है, मैंने इस षष्ठ की रचना की है। षष्ठ की जननी के रूप में माँ और बाप होते हैं हमारे सामने, तो मेरा भी बहुत कुछ है इस समाज पर, मेरा भी बहुत कुछ है इस बेटे पर, बेटी पर। और ये भाव अगर हम उसे शुरू से, पहले दिन से देना अगर शुरू कर दे परिवार के अंदर, तब लोग स्वीकार करने लग गए हैं। आज से 10 साल पहले एक भाव शुरू हुआ था, बेटा बेटी शादी होने के बाद पहले दिन से एक ही धुन शुरू हो जाती थी, अलग होना है। फिर उन्होंने देखा आया मिल जाएगी, आया फिर वो नशे की दवा बच्चे को पिलाएगी, फिर टीवी पे कैमरे में रिकॉर्ड होके आएगी कि देखो बच्चे को आया क्या कर रही है, नर्स क्या कर रही है, नौकर क्या कर रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो ये घर का बुजुर्ग ही अच्छा था। मान सम्मान खाली सवेरे बाबा को राम राम कर लो। हमारे यहाँ कहावत है कि 3 लोग बड़े सस्ते में मन जाते हैं, हिंदुस्तानी भगवान, हिंदुस्तानी बुजुर्ग और हिंदुस्तानी पत्नी। हिंदुस्तानी भगवान को 11 रुपए का प्रसाद आप बांट दीजिए, 11 रुपए के प्रसाद में उससे 1 लाख रुपए की लॉटरी निकलवा लीजिए, कह दीजिए कि मैं IAS के इम्तिहान में पास कर दे मुझे। हिंदुस्तान का भगवान पड़े 11 रुपए 101 रुपए में मान जाता है। हिंदुस्तानी बुजुर्ग को आप सब कुछ गलती कर लीजिए, कितनी गलतियां कर लीजिए, आखिरी में के बाबा प्रणाम, पांव छू लीजिए तो सब माफ। और हिंदुस्तानी पत्नी के खाने के बाद तारीफ कर दीजिए तो समझो सब माफ, अपना खाना भी छोड़ देगी। लेकिन हम नालायक, सब कुछ कर लेंगे, हिंदुस्तानी पत्नी की कमियां ढूंढ लेंगे, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे। उस मामले में खास तौर पर हिंदुस्तान के मेल माइजर हैं, बहुत कंजूस। मैं उनको भी ये सुझाव देता हूं कि हम अपनों का सम्मान के साथ साथ उनकी प्रशंसा भी करें। आज जो एक प्रयास किया गया है कि अपने उन लोगों को हम सम्मान दें, मैं समझता हूं ये दैवीय कार्य है, दैवत्य का रूप है। मनुष्य के जो सारी शक्तियां हैं उनमें से दैवत्य शक्ति में से एक है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। और मैं चाहूँगा कि भारत के संस्कृति मंत्री के नाते आदरणीय योगेंद्र नारायण जी, गिरीश जी, मुझे भी कभी कुछ किस तरह से इसको हम एक आंदोलन बना सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह से उपेक्षित ना हो, वो इस समाज का, इस परिवार का हिस्सा बने। इसके लिए मैं जो भी कुछ कर सकूंगा इस संस्थान के माध्यम से, गिरीश जी, आप संकलित कर मुझे दें, ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे आपसे बीच में से निकलना पड़ेगा क्योंकि PMO में एक मीटिंग है करीबन। आपसे बहुत बहुत प्रणाम, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर साहब का हर पल बड़ा उर्वर है। अभी अभी आपने एक विचार की पौध लगाई कि अपने आप को विचार और मन के स्तर पर हम ठीक कर लें तो अनेक समस्याएं अपने आप समाधान पा लेगी। अब डॉक्टर साहब को दूसरी मीटिंग की ओर जाना है, लेकिन हम सब की यह इच्छा है कि हमारे सारे अवॉर्डीज़ डॉक्टर साहब की उपस्थिति में अलंकृत हो। मैं सभी के नाम ले रही हूँ, कृपया अवार्ड लेने आएँ। सोनल मानसिंह जी, स्वामी रामस्वरूप शर्मा जी, प्रोफेसर आर.पी. ढोकालिया जी, प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा खन्ना जी, श्री रामनिवास जी जाजू, डॉक्टर ओ.पी. गुप्ता जी, डॉक्टर राम भोज जी, श्री आर.एन. ग्रोवर जी, मिसेस किरण चोपड़ा जी, मिस्टर एंथोनी राजू जी। निकल रहे हैं।